राजनेताओं का जो गिरता हुआ सतर है जी, कहीं ना कहीं वो इस सब के लिए जिम्मेदार है। जी, जब ये चुनाव के दौरान बहुत लंबे लंबे वादे कर देते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंक देते हैं, और कई तो वादे इस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने कहा, हम अगर वो इनका घोषणा पत्र देखें तो वो चीजें ग्राउंड पर वाजिब लगती ही नहीं है। अब हिसार में 53% के आसपास हुई है, 47% के आसपास लोग ऐसे बहुत हैं बड़ी बात है, बहुत बड़ी वोट बात। डालने नहीं गए, वोट यानी डालने ही नहीं गए, लगभग आधे लोग। लगभग। आजकल सरकार ने नोटा की भी व्यवस्था कर रखी है। अगर वो लगभग आधे नोटा का बटन दबा देते जी, कितना बड़ा पूरी दुनिया में मैसेज आता। बिल्कुल। पैसे में आदमी आते हैं चुनाव में नारे लगाने के लिए, रैली में भीड़ दिखाने के लिए, किसी कार्यक्रम में भीड़ दिखाने के लिए, ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल। और एंड टाइम पर जो है एक नेता ने वीटो कर दिया और वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। उसके घर पे खाना बन गया, उसके घर पे लड्डू बन गए, उसने लोगों को बोल दिया। जी, एक तरफ बीजेपी यह कहती कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे अनुशासित और सबसे संस्कारी पार्टी है, और दूसरी तरफ उसी पार्टी में अंदरूनी तौर पे यह सब कुछ चल रहा है। आप देखिए, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम दे दिया जी, उसके इतर उसी शाम को प्रदेश अध्यक्ष एक अलग बयान देते हैं जी, मुख्यमंत्री से अलग। जी, उसके बाद यहाँ के नेता कमल गुप्ता जी अलग बयानबाजी करते हैं। अब कम वोटिंग में ये तो हुई राजनीतिक पार्टियों की बात जी। अब इसमें जो चुनाव आयोग है वो कहां तक जिम्मेदार है? देखो, उसमें क्या है कि एक एक घर के अलग अलग बूथों पर वोट है, अलग अलग वार्डों में अलग अलग वार्ड, एक घर के 3 वार्डों में वोट है। तो वो दूसरी तरफ राइट टू रिजेक्ट वो ये होना चाहिए कि जब सब प्रत्याशी, हमें कोई भी पसंद नहीं, नोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन उस नोटा का फायदा क्या निकला, उसमें ये चीज होनी चाहिए कि अगर 10 प्रत्याशी खड़े हैं और उनसे ज्यादा नोटा को वोट आ गई तो इसका मतलब वो सब अयोग्य हो गए। ठीक है, उसके बाद भाई अगली बार जो है नया ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और उसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए भाई, ये नहीं इनसे जिसका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी के पति को सजा हो जाए वो अपनी पत्नी को उतार देता है मैदान में। सही बोल किसी का। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, एक तरफ तो सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग को पर्व कहा जाता है कि आप इसको भी एक त्योहार के रूप में मनाइएगा, और दूसरी तरफ है जब इतना बड़ा प्रचार है वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर इतना खर्चा किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, और बहुत बड़े बड़े स्टारों को जिम्मेदारी देकर ब्रांड एम्बेसडर बनाकर चुनाव आयोग का इतनी मोटी फीस दी जाती है ताकि लोग वोट डालने के लिए आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज, चाहे हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, चाहे हरियाणा विधानसभा की बात करें, चाहे हम दिल्ली विधानसभा की बात करें, जितने भी चुनाव का हम जिक्र करें, और अभी हालिया चुनाव जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है। आखिर कारण क्या है? एक तरफ तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जनता इतनी खुश है। अगर जनता खुश है तो फिर जनता वोट डालने क्यों नहीं आती? क्या कारण है? कोई तो वजह होगी, ऐसे ही तो कोई बात नहीं होती, ऐसे ही तो कोई ऐसे मन नहीं बनाता हम वोट डालकर क्या करेंगे, कोई तो कारण है। तो इन कारणों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से इतना प्रचार किया जाता है, इतना खर्चीला प्रचार, आप देखेंगे कि जो मतदान के लिए अपील करते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार करते हैं, तो इतने बड़े सुपरस्टार ऐसे अपील नहीं करते, उसके पीछे बहुत खर्चा होता है। लेकिन उस खर्चे का लाभ क्या हो रहा है? लोग तो वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? सरकार के एंड से कमी है, चुनाव आयोग के एंड से कमी है, या वजह क्या है? जनता नाराज है या कुछ बातों पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या मानते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है, अगर एक ही लाइन में मैं बताऊं, राजनेताओं का जो गिरता हुआ सतर है जी, कहीं ना कहीं वो इस सब के लिए जिम्मेदार है जी, क्योंकि आज जो जनता है, जो वोटर है, उसका किसी भी पार्टी के नेता हो,
जी। उनमें ज्यादातर से विश्वास और भरोसा उठ चुका है। अच्छा, कैसे? और विश्वास और भरोसा इसलिए उठ चुका है कि एक नेता सुबह एक पार्टी के खिलाफ बोलता है, दोपहर तक आते आते वो उस पार्टी की प्रशंसा करने लग जाता है, शाम तक आते आते वो पटका पहन लेता है। यहां तक कि प्रद्युमन भाई, हरियाणा में तो ऐसे उदाहरण हैं कि कोई नेता 1 घंटे पहले किसी बहुत बड़ी पार्टी में भाषण दे रहे थे और 1 घंटे बाद वो किसी और पार्टी में थे। बहुत है इस तरह के उदाहरण, बिल्कुल बहुत हैं इस तरह के उदाहरण, जिसकी वजह से लोग इन नेताओं से उकता चुके हैं एक तरह से। और दूसरी बात ये है, जितने चुनाव लड़ रहे हैं नेता, उनमें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर झूठे वादे लोगों से करते और ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं जो निभ ही नहीं सकते। उनको खुद को भी पता है कि आप नहीं निभा सकते, लेकिन भी जीतना है, शाम दाम दंड भेद, झूठ बोलो, फरेब करो, कुछ भी करो जी, लेकिन जीतना है चुनाव जी। वो उनका एक मोटो बन चुका है। और जिसकी वजह से हालात ये हैं, अभी विधानसभा के चुनाव को 5 महीने भी नहीं हुए, मेरे पास दिन रात लोगों में फोन आते हैं, पहले जी वो एमएलए हाँ भर के गया था, अब बोला फोन नहीं उठा रहा, ठीक है, बोला जी फलाना कैंडिडेट को वोट दिया था, अगला बोला उस दिन तो यूं का था, भाई मैं ये कर दूंगा, ये बोला अगला फोन नहीं उठा रहा नंबर। यहां तक कि एक बहुत आश्चर्य की मैं बात बताऊं, और मैंने बहुत नेता देखे और दर्शक भी इस चीज पर कमेंट करके बताए, जो नेता जब वोट मांगने आते हैं, कई तो ऐसे हैं, ऐसे उस्ताद हैं कि वो चुनाव में तो और नंबर दे जाते हैं लोगों को। ठीक है भाई ये नंबर है, और अगले भी खुश, भाई नंबर मिल गया विधायक जी का, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो सिम बंद जी, बाद में ढूंढे जाओ विधायक जी ने। तो कहीं कहीं हमने एक वो भी कहा था, चर्चा भी की थी कि ये नेता से कहीं अभिनेता है, नेता से ज्यादा अभिनेता ही है लोग। देखो, मतलब ये दिखावा कुछ करते हैं और बात कुछ होती है। देखो मेरा ये मानना है कि इनका केवल और केवल एक मोटो है, जैसे अभिनेता तो कोई है, वो तो वे ठीक है, एक्टिंग कर रहा है, अपनी अभिनय कर रहा है, लेकिन ये जो नेता है ना, ये एक्टिंग तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ झूठ बोलने, झूठे दावे करने, झूठे वादे करने, उस पर ये हर चीज को, हर सत्र को भेज चुके हैं, तो सर्वोच्च सत्र पर है। तो आप ये मानते हैं कि जब ये चुनाव के दौरान बहुत लंबे लंबे वादे कर देते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंक देते हैं, और कई तो वादे इस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने कहा, हम अगर वो इनका घोषणा पत्र देखें तो वो चीजें ग्राउंड पर वाजिब लगती ही नहीं है, तो फिर जनता उनको सही मान लेती है, फिर वो चीजें तो पूरी होनी नहीं, तो उसके बाद जनता का फिर चुनाव से भरोसा उठ जाता है। आप ये कह रहे हैं? नहीं, जनता में भी मेरा एक चीज और भी मानना है इसमें साथ में, लोगों में भी क्या है कि लोग भी अंधे होकर के विश्वास कर लेते हैं। अच्छा, वो इनसे कोई सवाल जवाब करते नहीं। अब धीरे धीरे उन्होंने भी एक मन बना लिया कि हम ठीक है भाई वोट ही नहीं डालते, लेकिन ये कोई समाधान तो नहीं है ना। सही बात है, अगर आप वोट डालोगे नहीं तो फिर क्या फायदा उस वोट का, सुधार भी नहीं होगा। ठीक है, इससे तो मेरा ये मानना है, अब हिसार में 53% के आसपास हुई है, 47% के आसपास लोग ऐसे बहुत हैं, बड़ी बात है, बहुत वोट डालने नहीं गए, वोट डालने ही नहीं गए, लगभग आधे लोग लगभग आधे वोट डालने नहीं गए, वोट डालने नहीं गए। और मेरा इसके उलट एक चीज और सोचना है, आजकल सरकार ने नोटा की भी व्यवस्था कर रखी है, अगर वो लगभग आधे नोटा का बटन दबा देते जी, कितना बड़ा पूरी दुनिया में मैसेज आता। बिल्कुल सही बात है। हिसार हिंदुस्तान का वो शहर है जहाँ के लगभग आधे लोगों ने ये कह दिया भाई हमें कोई पसंद ही नहीं है नोटा, पसंद ही नहीं, यस नोटा। कितनी बड़ी बात होती। बिल्कुल भाई, ये जो चुनाव प्रणाली है, जो ये इलेक्शन चल रहे हैं, जो ये उम्मीदवार हैं, इनको हम नकारते हैं, और वो कहीं न कहीं प्रशासन के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा होता। जो वो कुंभकर्णी नींद में सो गया है ना, उस कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए बहुत बड़ा तमाचा होता, ये कह सकते हैं। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि ये तो जो अब ये 53 के आसपास पड़े हैं ना, ये भी तब पड़े हैं जब इन प्रत्याशियों ने, पार्टियों ने इतना खर्चा लगाया, इतने गाड़ियां साधन सब मुहैया करवाए, जितना इन पार्टियों में और इन प्रत्याशियों में ताकत थी, इन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही, तब ये हुआ है। और कई वार्ड तो ऐसे हैं नगर निगम के जिसमें 40% के आसपास पोलिंग है। क्या बात है, जहां 40% लोग ने वोट डाले हैं, जहां 60% लोग वोट ही नहीं डाला। आप उससे यह आइडिया लगाइए कि आखिर जनता का इन नेताओं से विश्वास कितना उठ गया है। सही बात है।
और ये तो वो चुनाव था, अगर ये चुनाव केवल मेयर का होता ना तो ये पोलिंग क्या पता 30% होती। सही बात ये तो है। गांव में सरपंच जैसा चुनाव था, बिल्कुल ठीक है ना। हिसार पूरे शहर में 20 एमसीज का चुनाव था साथ में, और उन एमसीओ में एक एक वार्ड में 8-8 9-9 भी खड़े हैं कई जगह। बिल्कुल सही बात उन्होंने है। सबने जोर लगाया, बिल्कुल। और उसके बाद भी ये 52-53% पे रह गया मामला। देखिए आप समझिए जो प्रद्युमन भाई कह रहा है, जैसे किसी एमसी जहां पे जो क्षेत्र है, वार्ड है, अगर किसी वार्ड में 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 10 के 10 प्रत्याशी अपनी गाड़ी भी भेजेंगे, ऑटो भी भेजेंगे वोटर को लाने के लिए, रिक्शा भी भेजेंगे, तो और वो खुद भी जाएंगे और उनकी पार्टी है, टीम है, वह भी जोर लगाएगी, तब जाकर वह पोलिंग करवाते हैं। कहीं ना कहीं वो पोलिंग में एक सहयोगी भी बनते हैं। तब जाकर जब 40% वोट पोल हो और 60% लोग आए ही ना, तो अब अंदाजा लगाइए कि नाराजगी कहां तक है, किस स्तर तक नाराजगी है लोगों की चुनाव प्रणाली से। जी प्रद्युमन भाई। अगली विशेष बात यह है कि अब इस चुनाव में मुख्यमंत्री से लेके जी, प्रभारी से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हुड्डा साहब से लेके शैलजा से लेके तमाम जो जो नेता हैं वो तमाम हिसार में आए। बिल्कुल। तमाम ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की जी, पूरा दमखम लगाया जी, और उसके बावजूद आपकी ये हालात है, अगर ये बड़े नेता ना आते और तमाम पार्टियों ने जो उनके पास संसाधन थे वो सब झोंके जी, वो अगर नहीं करते तो इनकी क्या हालात होती। बिल्कुल इन नेताओं को भी ये सोचना चाहिए और जनता का भी मेरा ऐसा मानना है कि जनता को वोट डालना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद नहीं, आप नोटा पे दबाओ। जब आपका वोट है, भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने आपको वोट देने का अधिकार दे रखा है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर प्रक्रिया में तो शामिल हो जी। और अगर आप वोट देने ही ना जाएंगे, आप देखो एक बहुत रोचक मैं बात बताऊं। अब एक वार्ड में 41% पोलिंग हुई है, 40-41%। जिस वार्ड में अगर मैं इसकी आपको बताऊं 14,330 वोट है जी, और उसमें से 6,066 वोट पोल हुए हैं, 41% के आसपास है जी। अगर ये 14,000 वोट पड़ते जी तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। सही बात है, सही अब बात। 6,000 में क्या पता आप जिसको ये समझते हो भाई ये तो सबसे जो है कमजोर प्रत्याशी है, ये तो काम करने वाला ही नहीं, सबसे निकम्मा है ये, और वो जीत जाएगा। यस, फिर क्या बनेगी, जो वोट नहीं देगा वो फिर 5 साल ये कहेंगे, उसी को गाली देंगे। बिल्कुल, भाई ये जीत गया, हमने तो इसको वोट भी नहीं दिया। अरे तुमने वोट नहीं दिया इसीलिए तो जीत गया, इसीलिए तो जीत गया। अगर तुम इसकी बजाय देखो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, ये तो है नहीं कि 10 के 10 ही निकम्मे हैं। ठीक बात है, एक आधा तुम्हें ठीक भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या प्रजातंत्र में भारत में क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई को 50%। 33 एक चीज बहुत रोचक मैं बताता हूँ, जब भी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कोई परीक्षा देता है 33% नंबर चाहिए। बिल्कुल सही, 33% से नीचे तो फेल कर देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम है कि जरूरी नहीं है 33, यहाँ तो 20% वाला भी जीतता है चुनाव। ठीक बात है, ठीक बात है। जिलेराम शर्मा असंध से उनकी जमानत जब्त होगी। क्या बात है। जमानत जब्त का मतलब यह है कि जो टोटल वोट पड़े उसका 6वां हिस्सा उनको नहीं मिला। सही बात है, ठीक है। और जमानत जब्त होगी, वो फिर भी एमएलए बन गया, वो फिर भी एमएलए बन गए, 5 साल एमएलए रहा। हाँ जी, ठीक है। अब वही चीज की प्रक्रिया है। अब वही चीज यहाँ है कि जो 10 खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसको आएंगे वो जीतेगा। यहाँ ये नहीं 33% आए ना आए। अब मान लो इन 6,000 में जिसके 1,000 वोट आ गए, जो हालात है 1,000, 1,100, 1,200 वाला जीत जाएगा। अब 14,000 में जिसके 1,100 आए, यानी उसको तो 10% भी नहीं आए। ठीक बात है, राइट बात। 10% लोगों ने भी उसको अपना नेता नहीं माना। बिल्कुल राइट बात। और वो 5 साल मौज लेगा। ठीक बात है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जनता का, वोटरों का, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए। ठीक है, राजनीति में गिरावट है, हम ये मानते हैं कि आज के दिन गिरावट इतने बड़े स्तर पर आई हुई है। एक जमाना ऐसा था, और दर्शक भी कमेंट करके बताएं, आज से और ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आज से 15-20 साल पहले जब कोई नेता आ जाता था ना, उसको देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ता था। जी सही बोला। यहाँ तक कि महिलाएं तक भी उसको सुनने के लिए पहुंच जाती थी। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और मुझे आज भी वो चीजें याद है, और दर्शक भी बता देंगे कि जब वो नेता आता था तो उसकी नारेबाजी करते थे लोग। बिल्कुल। और आजकल तो ये सिस्टम हो रहा है कि वो नारे लेनी भी कई तो पेड रखे हैं, दिहाड़ी वाले रखते हैं। ये बड़ा गजब का। ठीक है, नारे लाओ कौन है? हाँ बिल्कुल, पैसे में आदमी आते हैं चुनाव में नारे लगाने के लिए, रैली में भीड़ दिखाने के लिए, किसी कार्यक्रम में भीड़ दिखाने के लिए, किसी कार्यक्रम में जय जयकार करवाने के लिए
भाड़े में लोग मिलते हैं। ये चीज फिल्मों में तो देखी थी प्रद्युमन भाई, अब ये हकीकत में देख रहे हैं। हकीकत की मैं बताऊं, हम्म, अभी ये जब चुनाव चल रहा था नगर निगम का, मेरे पास भी एक कोई फोन आ, लोगों ने इस तरह की एजेंसीज भी बना रखी हैं। एजेंसीज बना किसी रखी का हैं। मेरे पास फोन आ, बोले जी हमारी एजेंसी है और किसी का हमें काम दिला दो। मैं भाई क्या काम करते हो? बोले जी हम वोट मांगने वाले आदमी दे देंगे उसको। हाँ भाई वो बोले अकेला बस हाथ जोड़े, उसके पीछे जय जयकार करने वाले हम अपना आप दे देंगे। मैं कितने रुपए लोगे? बोला जी 800 रुपए एक आदमी के लेंगे। हाँ। कितने चाहिए आपने उतने ले आओ। उतने ले आएंगे। तो ये हालात है। ये हालात मतलब किस तरह से लोगों की आंखों पर पट्टी। फिर मैंने पूछा मां भैया आपका सिस्टम कैसा चल रहा है? बोला जी हमारा तो खूब चल रहा है। मैं कैसे? बोला जनता आती नहीं नेता है वोट मांगने। बोला ये पेड़ रखने पड़ते हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। और इसीलिए राजनीति महंगी होगी। महंगी हो गई। नहीं पहले तो क्या होता था कि गांव वाले फ्री फ्राटे में कुछ नहीं, लोग मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे सुबह बस में बैठ के आया करते पार्टी के कार्यालय में, सारा दिन वहां बैठे रहते और नेता जाता तो उसकी गाड़ी में लटक लेते और लटक के नारे लगाते सारा दिन। ठीक है, आज तो ऐसे ऐसे शख्स हैं, आपको बात बताऊं, जो ये दिहाड़ी पे भी जो जाते हैं ना, वो भी स्कॉर्पियो और सफारी के बिना नहीं बैठते। और दिन वो ये कहते हैं सुमो में नहीं जाएंगे। और दिन में बढ़िया वाला खाना चाहिए उनको, बढ़िया वाली चाय चाहिए, और शाम को कुछ और भी चाहिए, जो आप समझ रहे हैं। ये हालात है, ये हालात है। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए ये सतर इतना गिर गया है। पहले चुनाव में हमने वो भी दौर देखा है जब लोग 5-5 हजार में चुनाव लड़ लेते, जीत जाते थे। ठीक है, और आज आप 5 हजार में तो 1 मिनट का खर्चा कौन चले? अच्छा प्रद्युमन भाई देखिए, इसमें कई सवाल बनते हैं जी। एक मुख्य सवाल ये बनता है कि इस सिचुएशन के लिए जी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहां तक जिम्मेदार हैं? देखो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अच्छा, राजनेता जिम्मेदार हैं, राजनेताओं की बयानबाजी जिम्मेदार है। अगर मैं हिसार नगर निगम के संदर्भ में एक बात दर्शकों को बताऊं, उससे दर्शक भी सहमत होंगे। अभी यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, उनके लिए मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम बना। ठीक बोले। उस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो शख्स यहाँ अभी निवर्तमान जो मेयर थे, जो इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव जिन्होंने लड़ा, सुनिए बड़ी गंभीर बात, गौतम सरदाना को कार्यक्रम दे दिया गया, बाकायदा उसके अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर, और पूरा उसने प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल। और एंड टाइम पर जो है एक नेता ने वीटो कर दिया और वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। उसके घर पे खाना बन गया, उसके घर पे लड्डू बन गए, उसने लोगों को बोल दिया जी। उसके बाद जी प्रद्युमन भाई, इसी तरह से एक अन्य नेता था जिसके लिए डॉक्टर कमल गुप्ता जी बार बार ये कह रहे हैं कि जयचंदों को एंट्री नहीं है। सही बात। जयचंद का मीन्स ये है कि जो लोग विधानसभा चुनाव में जिन्होंने कमल गुप्ता की खिलाफत की जी, वो जयचंद हो गए उनकी नजर में। सही बात है। और उनको कोई एंट्री नहीं है। उसके बावजूद ये नहीं समझ में आ रहा, एक तरफ डॉक्टर कमल गुप्ता ये कह रहा है कि जयचंदों की एंट्री नहीं है, सही, बहुत गंभीर, दूसरी तरफ बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी इस पर अपना बयान देना चाहिए। दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के एक मंत्री जो बरवाड़ा के विधायक हैं रणबीर सिंह गंगवा जी, वो और जो मेयर के प्रत्याशी हैं प्रवीण पोपली जी, उसी जिसको जयचंद कहने की बात कह रहे हैं। जयचंद का मीन्स तो यही है ना, जो जिन्होंने उनकी खिलाफत की वही जयचंद है। बिल्कुल, नाम भले ही ना लें वो। बिल्कुल। और उसके बाद उसी तरुण जैन के कार्यालय में जाकर के वो समर्थन मांग रहे हैं। यानी चित भी आपकी पट भी आपकी, मतलब ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। वोट तो चाहिए, बिल्कुल वोट तो चाहिए, इसके भी हों जी। खुद कमल गुप्ता जी, वोट भी उसको खुद को नहीं चाहिए। कमल गुप्ता तो चुनाव लड़ नहीं रहा। कमल गुप्ता ये भी कह रहा है एक वीडियो में कि वो वोट दें जी, वोट देंगे, हम मना थोड़ी करेंगे जी, लेकिन पार्टी में नहीं शामिल करेंगे। तो ये कौन सी दूसरी बात है? देखिए वो कार्यक्रम लाए मुख्यमंत्री से जी, तो एक गंभीर सवाल खड़ा होता है प्रद्युमन भाई, क्या जिस वक्त कमल गुप्ता ने विटो कर दिया वो तभी जयचंद बने जी, या जिस वक्त मुख्यमंत्री से कार्यक्रम लिया गया उनके नाम पर उस वक्त वह जयचंद नहीं थे? तो ये जयचंद की परिभाषा है, ये कौन तय कर रहा है? देखो यहां हिसार में तो सब कुछ डॉक्टर कमल गुप्ता तय कर रहे हैं। अच्छा। और जिसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, और वो इस पोलिंग ने भी दिखा दिया जी। अगर कमल गुप्ता को ये वहम हो कि मैं ही सब कुछ हूं, तो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में नतीजा दिखा दिया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी करारी हार उनकी हुई, मंत्री के बावजूद इतनी बुरी हार उनकी हुई, और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उनको चुनाव मैदान में हरा दिया। पार्टी तो कोई हरा दे तो एक अलग बात है, ठीक बात, उनको तो एक निर्दलीय ने हरा दिया, निर्दलीय, और वो भी बुरी तरह से हरा दिया, बुरी तरह से। ठीक है, अब अगली बात, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अगर कोई बनता है ना, मुख्यमंत्री प्रदेश का
पर ही है। उसका कार्यक्रम यूं ही थोड़ी बन जाता है। ठीक बात है। सीआईडी की रिपोर्ट है, पार्टी के संगठन की रिपोर्ट है, हर चीज जाती है इंटरनल और उसके बाद उन नेताओं पर और उन कार्यकर्ताओं पर या उन लोगों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने इतनी उम्मीदों से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया। ठीक बात। और उसके बाद ऐन समय पर ये कहें कि मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। और उससे भी गजब बात, मुख्यमंत्री विदेश चले गए, कोई विशेष काम हो गया, मान लेते हैं। ठीक बात। मुख्यमंत्री को मोदी जी ने बुला लिया, मान लेते हैं, बेजाना मजबूरी क्योंकि आका है। मुख्यमंत्री जी तो बवानीखेड़ा में है, बवानीखेड़ा में है, और बवानीखेड़ा और हिसार का कितना डिफरेंस है। सही बात है, 50 किलोमीटर भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री ना आए, जी जी, ये सबसे अचरज करने वाली बात, बड़ा गंभीर सवाल है। और डॉक्टर कमल गुप्ता उसके बाद बार बार जो कह रहे हैं जी, वो केवल इसलिए कह रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूं, नहीं तो जिस दिन प्रवीण पोपली को टिकट मिली ना, जी जी, उस दिन से पहले नहीं गया था। हाँ बिल्कुल, जो है कमल गुप्ता ने कि जयचंदों को नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, वो तो जब इनको यूं दिखा बात, चुनाव तो जीत रहे हैं, यस, ठीक है, माहौल बन गया। तो मैं जो है सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लूं, दूसरे को क्रेडिट ना लेने दूं। मैं ये कह दूं, ये जो जीत हुई है इसका सूत्रधार मैं हूं। जयचंद आए या ना आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं कहीं अपने आप को पिता में साबित करने की कोशिश कर। बिल्कुल, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि अभी 5 महीने पहले ही तो चुनाव था। अगर आप इतने बड़े किंग थे या किंग मेकर थे तो 5 महीने पहले खुद क्यों नहीं जीत पाए? बीजेपी की इतनी आंधी में जब 48 सीटें, और सबसे गजब बात, ये भारतीय जनता पार्टी तो शहरों की पार्टी मानी जाती है। ठीक बात है, हिसार शहर में आप हार रहे हो, बिल्कुल सही बात है। 10 साल से आप एमएलए हो, जी सही बात, और फिर भी आप बुरी तरह से हार रहे हो, एक निर्दलीय के मुकाबले हार रहे हो जी, तो फिर आपका कितना बड़ा वर्चस्व है। एक सवाल और खड़ा होता प्रद्युमन भाई जी, एक तरफ बीजेपी यह कहती कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे अनुशासित और सबसे संस्कारी पार्टी है, और दूसरी तरफ उसी पार्टी में अंदरूनी तौर पर यह सब कुछ चल रहा है। आप देखिए, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम दे दिया जी, उसके इतर उसी शाम को प्रदेश अध्यक्ष एक अलग बयान देते हैं जी, मुख्यमंत्री से अलग जी। उसके बाद यहाँ के नेता कमल गुप्ता जी अलग बयानबाजी करते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री की किरकिरी नहीं हुई, पार्टी की क्या किरकिरी नहीं हुई है, और जो जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका मनोबल नहीं गिरा है क्या? देखो, ये सारा मामला बिगड़ा मोहनलाल बड़ौली के एक बयान के बाद। यस, और चूंकि मोहनलाल बड़ौली जब हिसार में आए अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए, तो उन्होंने एक ये बयान दिया, और बयान भी ऐसे नहीं है कि बड़ौली साहब मुंह दे दिया, उनको भी किसी ने तो कहा होगा जी, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, उनको ये क्या पता भाई कौन ज्वाइन करेगा, क्या होगा, और अगर करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री का रद्द कैसे हो गया। जी सही बोले, ठीक है। अगले दिन तक भी, वो तो पहले दिन का बयान है, हाँ। अगले दिन तक भी तैयारियां जारी थी, उस सेम डे, ठीक है, सेम डे भी तैयारी। तो मोहनलाल बड़ौली के उस बयान के बाद जो है कमल गुप्ता को हवा मिल गई, और कमल गुप्ता एक चीज और कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझ रहे, वो केवल ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ये कह दिया, मुख्यमंत्री का तो कोई बयान आया नहीं इस मामले में, हिसार वाले पर्टिकुलर मामले में। वैसे तो अच्छा, एक चीज और है, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इन गद्दारों को शामिल नहीं करेंगे, गद्दार या जयचंद ये इसलिए हो गए कि इन्होंने इनकी पार्टी छोड़ दी। क्या सारी जिंदगी डॉक्टर कमल गुप्ता को ही टिकट मिलेगी, ये विटो है कोई? ठीक बात, क्या केवल उन्हीं का अधिकार है? राजशाही हो गई क्या? बाकी और भी तो होंगे, मांगना तो सबका अधिकार है, और अगर किसी को नहीं मिलती तो पार्टी छोड़ भी सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, पार्टी किसने नहीं, बहुत लोगों ने छोड़ रखी है, सही बात है, ठीक है। दूसरी तरफ जिस रामनिवास राणा को आपने ज्वाइन करवाया बीजेपी में, क्या वो भाजपा ही था? ठीक बात है, वो भी तो कांग्रेस में था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिशन लाल सैनी को ज्वाइन करवाया, वो कौन था? बिल्कुल सही बात है, वो तो कई पार्टी में घूम के आगे। बिल्कुल सही बात है। तो और यहाँ तो एक ऐसे शख्स को भी टिकट मिली हुई थी जिन्होंने जूता उछाला, बहुत हैं, उसको भी टिकट मिली हुई थी, बहुत हैं। मैं ये कहता हूं कि कमल गुप्ता जी को एक बात और क्लियर करनी चाहिए, जिन 20 लोगों को टिकटें मिली, वो ये तो कह रहे हैं कि हम गद्दार या जयचंदों को टिकट नहीं देंगे, उन 20 में से प्योर भाजपाई कितने हैं, मूल भाजपाई कितने हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात भी वो बतलाएं जरा। 20 के 20 का नाम लिखें और उसमें यह बताएं कि कौन कितने सालों से बीजेपी में है, पता चल जाएगा जनता को। बिल्कुल, ठीक है ना प्रद्युमन भाई। अब हम मूल सवाल पर आ जाते हैं। अब कम वोटिंग में ये तो हुई राजनीतिक पार्टियों के बाद जी, अब इसमें जो चुनाव आयोग है वो कहां तक जिम्मेदार है? देखो, चुनाव आयोग का मैं ये समझ रहा हूं कि फॉर्मेलिटी ज्यादा कर रहे हैं। यस, अब चुनाव आयोग में एक चीज है कि कोई आदमी चुनाव लड़ता है, 72 तरह की, पता नहीं कितनी फॉर्मेलिटीज हैं,
जिनका कोई औचित्य भी नहीं है, कईयों का तो ठीक कई बात। तो ऐसी भी हैं जिनका औचित्य नहीं है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और वो कोई काम नहीं आती, बिल्कुल। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज हैं। जी जी। उसके अलावा जैसे यहाँ एक बीएलओ शब्द सभी दर्शकों ने भी सुना होगा, जो बीएलओ है ना, उनकी बाकायदा ये ड्यूटियां होती हैं कि वो हर घर में जा करके और वो वोटर स्लिप वहां पहुंचाए, जिससे वोट अगले दिन उन डाला जाए। जी जी। लेकिन बहुत से लोगों के इस तरह के फोन आ रहे हैं कि उनके घर गई नहीं पर्चियां गई नहीं, उसके लिए भी तो वो बीएलओ जिम्मेवार, जबकि उनको अलग से उस चीज का मेहनताना भी मिलता है। यस, सही कह रहे हैं आप, ठीक है, राइट बात है। उसके बाद अगली बात ये है, प्रद्युमन भाई एक बात और इसमें जोड़ लीजिए, बहुत सारे लोग जिस दिन वोटिंग हो रही थी जी, वो स्कूटी पे, अपनी बाइक पे, अपने व्हीकल में बूथों पर भटक रहे थे, उनको यही मालूम नहीं था कि हमारा वोट किस बूथ पर है। उसका भी एक कारण है। हाँ, ये एक तो हर 5 साल में ये नया जो है वार्ड बंदी कर देते हैं, जिससे लोगों को इतनी दिक्कत और इतनी कठिनाई होती है, धक्के खाने पड़ते हैं लोगों। अब उसमें क्या है कि एक एक घर के अलग अलग बूथों पर वोट हैं, अलग अलग वार्डों में अलग अलग वार्ड, एक घर के 3 वार्डों में वोट हैं, तो वो कैसे क्या करेंगे? ठीक है, इसका एक सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के हिसाब से चलें। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, अब एक बार एक इलाका एक वार्ड में है, आज इसका जनप्रतिनिधि कोई और है, अगली बार ये किसी दूसरे वार्ड में चलेगा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसको हमने वोट दिया, 5 साल बाद हम उससे कम से कम ये तो पूछे, भाई तुम आ रहा कि मैं करया तो को नहीं। सही बात है। अगला ना अगला और वार्ड पा गया, अगला नहीं, ठीक बात है। इसलिए तो लोग वोट डालने नहीं जा रहे। अभी देखिए आप, है अभी नया परिसीमन होना है जी, होना है जी, अभी से नेता यह है टकटकी लगाकर देख रहे हैं, गीत दृष्टि कि कौन से गांव किस परिसीमन में आएंगे। बिल्कुल, अभी वो विधायक तो किसी और जगह से हैं, कोई और क्षेत्र उनका, और वो निगाह ये बनाए हुए कि हम उन्हीं गांव का विकास करें जो अगली बार हमारे हलके में आए, ताकि हम उनके वोट ले लें। तो लोगों के साथ अन्याय है। मैं एक बहुत जरूरी बात बताऊं और दर्शक भी इस बात को याद करें और नोट रख लें, ये जब 2026 में परिसीमन हो जाएगा ना, उसके बाद नए हलके नया सिस्टम होगा। बिल्कुल। और जो जिस हलके से तैयारी करेगा ना, जो सिटिंग एमएलए, सिटिंग मंत्री, वो उसी इलाके में घूमेगा, वो अपने पुराने हलके में छोड़ देगा। अब जैसे मान लो कोई एससी रिजर्व है, उकलाना हलका है, और उकलाना हलका हो गया ओपन 1 मिनट के लिए, तो जो उकलाना के विधायक जी हैं वो फिर कोई रिजर्व हलका देखेंगे, वहां घूमेंगे, उन्हें पता है यार तो टिकट मिलनी नहीं। बिल्कुल सही बात है। वही सेम सीन बवानी खेड़ा में होना है। बिल्कुल सही बात। वही सेम सीन मान लो आदमपुर हलका है, बिल्कुल, या नारनौंद है, और वो नारनौंद एससी रिजर्व हो गया 1 मिनट। बिल्कुल सही बात। तो जो नारनौंद में जितने टिकट मांगनी है वो हल्के जाऊंगा, नारनौंद में थोड़ी आनेंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये है कि नेता अपना फायदा देखते हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। जनता कुछ भी करो, नहीं तो होना क्या चाहिए जी, नया हल्का बना, वो तो आगे की बात है जब आप चुनाव लड़ोगे। जी जी। 5 साल के लिए तो आपने इस हल्के की जनता ने आपको बना रखा है। बिल्कुल सही बात। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं। तो फिर प्रद्युमन भाई, क्या चुनाव आयोग कोई कैसा गाइडलाइन नहीं जारी करनी चाहिए क्या जी, कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप विधायक बने हैं जी, जब तक वह कॉन्स्टिट्यूंसी है आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करना है, और अपने जो ग्रांट वगैरह हैं, जो भी आपकी जिम्मेवारियां वो अच्छे से आप निभाएंगे। अगर आप नहीं निभाओगे तो अगली बार आपको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। ऐसा कोई आना चाहिए सख्त। नहीं, देखो भारत में ऐसी कोई चीज की व्यवस्था है नहीं, वरना तो कई जगह ऐसी भी है कि राइट टू रिकॉल, यस, जिस पर एक बहुत बड़ा जब अन्ना मूवमेंट चली थी, तो उस समय ये मामला बड़ा जोरों से उठा केजरीवाल, और ये होना भी चाहिए। देखो मैं इस चीज से बड़ा सहमत हूं कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट ये दोनों चीजें आनी चाहिए। दोनों का मतलब क्या है कि राइट टू रिकॉल का मीन्स तो ये कि एक आदमी आया, एक कोई भी नेता आया, वो हमें 1 महीने में बहला करके, फुसला करके, शाम दाम दंड भेद किसी भी नीति से वो बहुत जीत गया, बहुत गंभीर बात है। उसके बाद 5 साल वो संभाले ना संभाले उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। होना ये चाहिए कि हर साल, या हर साल नहीं हो तो कम से कम 2 साल में, 2 साल में उस हल्के में जनमत जरूर होना चाहिए। सही बात। कितने लोग इसके खिलाफ है, यस, ठीक है, उसमें हम ये नहीं करें कि 50% खिलाफ हो तो कर दो, क्योंकि 50 तो ऑटोमेटिक पहले मिलेंगे, वो जितने 30-35% वालों से होगा। लेकिन उसमें ये होना चाहिए अगर 80% इनके खिलाफ है जी, ठीक बात, 80% अगर इसके खिलाफ हैं तो इसको जो है राइट टू रिकॉल में इसकी सदस्यता चली जाए। दूसरी तरफ राइट टू रिजेक्ट, वो ये होना चाहिए कि जब सब प्रत्याशी हमें कोई भी पसंद नहीं, नोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन उस नोटा का फायदा क्या निकला, उसमें ये चीज होनी चाहिए कि अगर 10 प्रत्याशी खड़े हैं और उनसे ज्यादा नोटा को वोट आ गई, तो इसका मतलब वो सब अयोग्य हो गए। ठीक है, उसके बाद भाई अगली बार जो है नया ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और उसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए, भाई ये नहीं
इनसे जिसका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी के पति को सजा हो जाए वो अपनी पत्नी को उतार देता है मैदान में, सही बोल किसी का भाई का हो जाती है वो फिर अपने बहू मतलब भाई को फिर उतार देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो वो ना हो करके भाई जो इसके ब्लड रिलेशन में है वो एक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन अभी बनेगा ना बनेगा वो आगे की बात है। अभी तो केवल हम जो आज जो पद्धति चल रही है ना, इस पर ये डिस्कस कर सकते हैं कि जनता को, क्योंकि जनता के तो हाथ में है नहीं संविधान बनाना, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। जनता को वोट डालना चाहिए और 100% नहीं, क्योंकि 100% कई बार नहीं पहुंच पाते लोग, तो कम से कम 90% से अबव वोटिंग होनी चाहिए। और जिस दिन ये अबव 90 होगी उस दिन आप देखना प्रजातंत्र और लोकतंत्र भारत में किस तरह जाएगा, कितना मजबूत हो जाएगा। जी। तो साथियों, ये हमने बड़ी गंभीर चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आप भी सहमत होंगे। और आपके क्या सुझाव हैं? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये साथियों हमारे लोकतंत्र के लिए। आप अपने सुझाव अवश्य दें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों में पहुंचाएं। साथियों, ये वीडियो आप जनता की डिमांड पर बनाया गया, आप लोगों की डिमांड पर बनाया गया। इसकी बजाय हम कोई राजनीतिक चर्चा भी कर सकते थे, जो हमारे लिए ज्यादा, क्योंकि राजनीतिक चर्चा को लोग ज्यादा देखते हैं। सिर्फ केवल और केवल आपके लिए ये वीडियो बनाया और आपसे हमारा निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।